Let's start today's session with the concept of support and assistance. आज मेरे पास क्वेश्चन आए थे बहुत सारे और मैंने आप लोगों से बताया कि जब भी मैं कोई सेशन प्लान करता हूं तो मैं ये चीज ध्यान रखता हूं कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हाँ सर इस शेयर का क्या होगा, उस शेयर का क्या होगा, जनरली मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बता देता हूं। और जो मेंटरिंग वाले लोग हैं उनको तो एकदम क्लियर है, उनका तो खैर काम ही मेरा वही है। लेकिन अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि आप सीखें और सीख के डिसीजन खुद देखिए क्या करना चाहिए। यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द टेक्निकल, व्हाट फंडामेंटल इज सेइंग, व्हाट इज टेक्निकल इज सेइंग, अकॉर्डिंगली यू शुड बी टेकिंग द डिसीजंस। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है, और वैसे हमने कई बार इसके ऊपर सेशंस लिए हुए हैं। लेकिन आज का जो ये है कि दोबारा से हो सकता है, कहते हैं किसी के लिए रिफ्रेशिंग हो सकता है, किसी के लिए रिवीजन हो सकता है, किसी के लिए न्यू टाइम हो सकता है, आई डोंट नो डिपेंडिंग अपॉन के तो आप तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम समझने की कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा, अपना वीडियो को अगर आप ऑफ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सॉरी, ऑडियो को ऑफ रखेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे तो हम ज्यादा समझ पाए। तो क्या तेजिंदर जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बाकी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अदरवाइज कोई ना कोई हमारा इंटर्न आपको आउट कर देगा, फिर आप परेशान होंगे। मैं नहीं चाहता किसी को आउट करना, बिल्कुल भी। मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज आप सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। और माय हम्बल नाउ इसको समझते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। पहले मेरे यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स लगे हैं उनको मैं निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ, सो दैट कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। कि हम सारे कंसेप्ट को शुरू से समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे किस कंसेप्ट को हमने यूज कर। देखिए ये हमारा बेसिक चार्ट है, मैं निफ्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल मूव टू सब। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक होता है डीएमए के थ्रू, जो सबसे कहते हैं ना एक्सेप्टेबल है, जिसको सब मानते हैं, वो होता है डीएमए के थ्रू। तो डीएमए के थ्रू जो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि यू हैव एंटर इनटू द स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पज और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का टेन्योर है वो कितना पीरियड क्या है, वो कितने टाइम का है। ट्रेडिंग वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये आपको देखना पड़ेगा। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली जो एंटर करते हैं ट्रेडर्स, कोई भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने इससे ऊपर के लिए कोई, बहुत लोग तो एक दिन में निकलना चाहते हैं, एक दिन में ही कई गुना बनाना चाहते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसी को मान के चलते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा यूज होता है वो हमारा डीएमए यूज होता है। 20 डीएमए, आई एम रिपीटिंग, 20 डीएमए। मैं देखिए यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा डीएमए। डीएमए पे जाने के बाद कुछ बुक्स में आपको ये 21 डीएमए भी लिखा होता है, तो आप 20 बोले या 21 बोले, बात एक ही है। उससे एक दिन से के डीएमए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने 2 बार लगा दिया, मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अभी ये जो डीएमए मेरे पास आया ये 9 डीएमए है, मैं इसको चेंज करूंगा। चेंज करने के लिए मैं यहाँ इनपुट में जाऊंगा। इनपुट में जाके इसके लेंथ को मैं 20 करूंगा या 21 करूंगा, जो भी करना है। बोथ इज सेम थिंग, लगभग आपको सेम रिजल्ट मिलता है, कोई बहुत फर्क इससे नहीं पड़ता। स्टाइल में जाके अगर आपको कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से 22 हटा दीजिए, 22 से कोई मतलब नहीं है, ओके कर दीजिए ना। इस चीज को देखिए, जब तक आपका चार्ट 21 डीएमए या 20 डीएमए के ऊपर है तब तक बहुत परेशान। जैसे अभी निफ्टी को अगर कोई बोले मुझे, तो मुझे निफ्टी से कोई परेशानी नहीं हो रही। निफ्टी नीचे जा रहा है, 20,000 गया था। देखिए एक होता है हलचल, हलचल तो होगी, चार्ट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, हलचल करना। इसको आप तब तक हलचल मानेंगे जब तक ये 20 डीएमए के नीचे ना चला जाए। यानी इस चार्ट को मैं अभी केवल और केवल हलचल मानूंगा, इसमें कुछ नहीं हुआ है ऐसा। चार्ट मेरा एकदम क्लियर बता रहा है, ठीक है जी, ये कहते हैं ना बॉलर की तरफ पीछे आ रहा है और फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और मैंने आई होप कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को भेजा था कि बबल बात हो रही है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वो हो सकता है, लेकिन एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, एज फार एज लार्ज कैप्स आर कंसर्न, कोई परेशानी के डिसीजन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे एकदम चार्ट अभी एकदम क्लियर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंडिंग दिख रहा है। कहीं पे भी चार्ट ने मुझे ऐसा नहीं बताया कि नहीं जी मैं करेक्शन देने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, पंखा पंखा चालू करके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी लोज बन रहे हैं वो सारे रोज अपर रेंज में जाके बन। देखिए ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना। ये मैं दूसरा तरीका बताऊं, ये लो बना और अभी भी जो लो बना है, ये दूसरा तरीका है। तो जब लोज जो आपके बनते हैं वो हायर बनते हैं। पहला तरीका मैंने बताया आपको डीएमए। डीएमए आपने देखा, जब डीएमए आपके 20 डीएमए को उसने नहीं तोड़ा तो आपका, इसका मतलब कि आपका सपोर्ट 20 डीएमए को तोड़ देगा, नहीं सपोर्ट को तोड़। दूसरा, अगर जितने भी लोज बन रहे हैं वो हायर बन रहे हैं, यानी अभी अपने सपोर्ट पे नहीं है। हाँ, सपोर्ट क्या होगा, अब जैसे ये नीचे आ रहा था तो अभी जो पहला सपोर्ट है वो ये है। मैं अब डीएमए को हटा रहा हूँ, आई होप मैं पहले डीएमए को हटा रहा हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ सपोर्ट। मैं चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा सो दैट कि आप लोग एक एक चीजों को समझ पाएं। मेरा पर्पस केवल और केवल आपको सिखाना है, कुछ भी आपको रिकमेंड करना नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप सीखें, जितना सीखेंगे। आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप देखिए, अब ये चार्ट नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है,
अब जब नीचे जा रहा था तो आपको बस ये देखना कि पिछली बार ऐसा कौन सी जगह थी जहां पे चार्ट ने कई दिन तक कंसोलिडेट किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछली बार ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे चार्ट ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक रेंज है, इस रेंज को बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस रेंज को ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। चार्ट देखिए, इसके बीच में कैंडल्स को देखिए, बाकी इसके ऊपर या इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक दो कैंडल आपको उसमें मिलेगी। अगर आप यहाँ जाएंगे, एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल यहाँ, एक कैंडल नीचे, ये ऐसी कुछ है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 7-8 कैंडल यहाँ पर और 10-12 कैंडल यहाँ पर। यानी अगर आप 19,250-60 से लेके और 19,000, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड, तो यहाँ पर है 19,500, 464-65, इसके बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे आसानी से निफ्टी नहीं जाने वाला, निफ्टी एकदम क्लियर बता रहा है। जब तक, हाँ, अगर ये इसके नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए, फिर उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट के लिए देखना पड़ेगा। बट अभी निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चल रहा है। तो कैंडल से मैंने देखा कि कौन सा पोर्शन था, कौन सी जगह थी जहां पे चार्ट ने कंसोलिडेट किया। ध्यान से देखिए, कैंडल्स को देखिए, इस पोजीशन में आने के बाद कैंडल्स ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर, लेकिन इसके ऊपर गई तो ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी। यहाँ पे देखिए ऊपर चलेगी ऊपर, या यहाँ पे नीचे आगे, नीचे आगे नीचे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसी पोजीशन में रह गए। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन बनता है। जनरली लोग सपोर्ट पॉइंट की बात करते हैं, सपोर्ट पॉइंट नाम की बहुत अच्छी चीज हो रही है, क्योंकि आजकल ऑपरेटर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो सपोर्ट पॉइंट को आपको एक झटके में तोड़ देते हैं, एक दिन में सुबह 9 बजे, 9:15 ऐसा झटका लगता है कि वो टूट जाता है। तो सपोर्ट पॉइंट्स पे काम करना, अनलेस अनटिल एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं और स्टॉप लॉस और लगा के बहुत अच्छे से, तभी आप उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, इसके नीचे स्टॉक इतने आसानी से नहीं जा रहा, जो अभी बता रहा। ये सपोर्ट जोन नैरो भी हो सकता है और ये सपोर्ट जोन आपका लार्ज भी हो सकता है, वाइडर भी हो सकता है। तो एक ये तो आपने, अगर मैं इसी को एक स्टॉक में दिखाता हूं, फिर मैं दोबारा आपको HDFC बैंक मान लीजिए। अब HDFC बैंक गिर रहा था, ध्यान से देखिए, ये एचडीएफसी बैंक गिर रहा था। मैंने आप लोगों को पहले भी ये पहले चार्ट बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये एक जोन है, इसी जोन के अंदर है। स्टॉक गिरा, खूब गिरा, लोग परेशान हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने आज नहीं बनाया, बहुत पहले का बनाया हुआ है, पिछले क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो गिरने के बाद भी उसने जहां पे बार बार सपोर्ट लेता था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपका ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहीं पे जाके ये रुक गया। तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा जगह है। हाँ, इसके नीचे अगर आ जाता, इसके नीचे अगर आ जाता तो हमें सोचना पड़ता था। एचडीएफसी ने बहुत अच्छे पॉइंट पे कैंडल बता रहा है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और एक थ्योरी और कहती है कैंडल्स की। वो थ्योरी कहती है कि अगर पास्ट का रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर पास्ट का रेसिस्टेंस कोई सपोर्ट बने तो वो बहुत तगड़ा सपोर्ट होता। पास्ट का रेसिस्टेंस अगर कोई सपोर्ट बने तो वो बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है, जो एचडीएफसी ने आपको क्लियर दिखेगा। पहले क्या होता था, इसी पॉइंट पे जाके रुक जाता था, यानी ऊपर नहीं जा पाता था। रेसिस्टेंस मतलब जिसके ऊपर नहीं जा पाए, इसके ऊपर नहीं जा पाता था, ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, इस पॉइंट पे रुकता था। कई बार यहाँ पे देखेंगे कई दिन तक रुका रहा, यहाँ पे देखेंगे कई दिन तक रुका रहा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 3-4-5 दिन तक रुका रहा, फिर ऊपर गया। यानी ये जो पॉइंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1530 वाला जो पॉइंट है, ये पास्ट में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर जाना मुश्किल था। अब उसके नीचे जाना मुश्किल होगा। तो अगर कोई रेसिस्टेंस पास्ट में 3-4-5 बार रेसिस्टेंस रहा है तो वो बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है। यानी अगर मुझे बाय करना हो तो मेरे लिए एचडीएफसी का ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने के चांसेस, मुझे, मैं फिर कहता हूं, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमेशा चांसेस की बात करते हैं। कुछ भी, कोई भी थियरी 100% करेक्ट नहीं होती। थियरीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बताती हैं क्या चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। अगर आप 10 बार वही काम करेंगे तो 8 बार 9 बार आपके फेवर में होगा, एक आध बार आपके अगेंस्ट में हो सकता है, कल कोई तोड़ दे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो ये पास्ट का रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट की पहली थियरी मैंने बताया कि 20 डीएमए को देखिए। जब तक आपका स्टॉक 20 डीएमए के ऊपर है, जब तक आपका इंडेक्स 20 डीएमए के ऊपर है, तब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। हाँ, ट्रेडर है तो ट्रेडर को तो, अगर आप ऐसे हैं कि नहीं जी आज खरीदा कल बेचना है, तो उसकी फिर अलग थ्योरी चलती हैं, अलग चीजें होती हैं, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया था कैंडल पैटर्न, जहां पे बार बार आके रुकता है, बार बार आके रुकता है, जो मैंने अभी निफ्टी में बताया आपको। दोबारा दिखा देता हूं, या मैं कोई और स्टॉक उठा लेता हूं। सपोज मैं रिलायंस उठा लेता हूं, मैं अच्छे स्टॉक्स को इसलिए पिक करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिएगा, अगर आप रिलायंस को देखेंगे, मतलब आप जो इन्वेस्टर है ना उसको रट जांचिए। ये देखिए, ये रिलायंस का कई बार का रेजिस्टेंस था किसी टाइम पे, कई बार। पहले यहाँ पे ये रुका था, ऊपर जाने से पहले ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रुका था, इस पॉइंट पे रुका था, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे रुका था,
इस पॉइंट पे रुका था ऊपर जाने से पहले। ये वाला जो पॉइंट है ये कई बार पास्ट में रेसिस्टेंस रहा है, कई बार। यानी ये जो सपोर्ट है ये एक अच्छा सपोर्ट बनता दिख रहा है। लेकिन क्या ये टूट जाएगा, क्या इसके नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसा मैंने फिर बताया कि ये आपकी थ्योरीज हैं। थ्योरीज हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी बताती हैं कि पास्ट का रेसिस्टेंस एक अच्छा सपोर्ट होता है, तो चांसेस यहाँ पर हैं कि यहाँ पे रुकेगा। तो एक थ्योरी आपकी ये। दूसरा एक और स्टॉक में जाता हूं मैं आपको, सपोज मैं देता हूं आपके लिए राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट, अब अगर आप इस स्टॉक को देखें, ध्यान से देखिए, इस स्टॉक को देखें, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस की बात मैं आपसे नहीं करूंगा। एक मैंने जो रेसिस्टेंस की बात की वो मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे अब इसको देखें, एक कैंडल बार बार उसी पॉइंट पे जाके, बार बार उसी पॉइंट पे जाके रुकता है। ये देखिए मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, इस लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पे जाके ये जो प्राइस है 507, 8, 9, 10 का रेंज है, इसी पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, यहाँ पे भी एक कैंडल, या 8 कैंडल, 9 कैंडल, 10, मतलब इसी प्राइस पे बार बार जाके रुक रहा है। आप इसको, ये पिछले कई दिनों से गिर रहा था, लेकिन आप कहीं पे भी इतना ज्यादा, ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना, ये एक ऐसा सपोर्ट होता है। सिंपल सा, मैंने आप लोगों को मैं जब पहली बार किसी को स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं ये एक स्लाइडर होता है। स्लाइडर कैसे होता है? एक बच्चे को आप पार्क में लेके जाते हैं, उसको ऊपर बैठा देते हैं, वो नीचे आता है, उस स्लाइडर पे सरकता हुआ नीचे आता है बच्चा, छोटा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, और नीचे आते हुए ऐसे आके वो स्लाइडर अपने आप कहीं जमीन पे ऐसे हो जाता है, वहां बच्चा आके रुक जाता है, उसके नीचे बच्चा नहीं जाता, फिर वो बच्चा वहां से उठता है, दोबारा सीढ़ियों पे जाता है। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट स्टॉक मार्केट बनता है स्लाइडर का। अगर आप देखेंगे इसको, नीचे 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 आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके नीचे बच्चा जा ही नहीं सकता, धरती हो जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, लाइन में बार बार इसे यूज करता हूं। आप इसके नीचे बच्चा तो जा ही नहीं सकता, आपने कहा था, लेकिन सर कैसे चला गया? तो फिर यहाँ पे वही है कि अगर आप 10 चार्ट ऐसा देखेंगे तो 9 में आपको, 8 में आपको प्रोबेबिलिटी होगी, एक दो, फिर यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट तो स्टॉक मार्केट में हर जगह लगता है। मैं इसी स्टॉक को पास्ट में दिखाता हूं कि पास्ट में भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक ऐसा, और उस समय ये सबको चाहिए था, लेकिन आज ये किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया का कंसेप्ट है। ये देखिए, ये बच्चा यहां से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, एक समय आया था, और बहुत पहले की बात नहीं है, केवल 2021 की बात है ये। और ये यहाँ पे बच्चे का ठीक जो आज का चार्ट पैटर्न है, ये ऐसा ही कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी बना था। और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ गया था, मैं फिर बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन कि कल आप जाके खरीद लें, प्लीज। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये ऐसा ही बच्चा जब ऊपर से नीचे आया था, ये स्टॉक ये नीचे आया, यहाँ तक आया, और उसके बाद जब जिसको समझ में आया, जिसको पता है थ्योरीज का, उसने इस कितना पैसा बनाया, इसको आप देख सकते हैं। सेम स्टॉक को मैं बता रहा हूँ, सेम स्टॉक, और बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, केवल 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि कोई मैं आपको कोई दूसरे गवर्नमेंट के प्लान की बात बता रहा हूँ, सेम सिचुएशन की बात बता रहा हूँ। तो आपको टेक्निकल में आपको सपोर्ट्स का पता होना चाहिए। पहला सपोर्ट मैंने बताया पास के रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट मैंने बताया ऐसा जगह जहां पे कैंडल बार बार जाके रुक जाए, उसके नीचे। अब इस पूरे रेंज को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये पता चला कि पता नहीं कितनी कैंडल्स, देखिए ध्यान से, पता नहीं कितनी कैंडल उसी पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी पॉइंट पे जाती रुक जाती, रुक जाती। इस पॉइंट पे जाके देखिए, बार बार कैंडल उसी पॉइंट पे जाकर रुक जाए, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब ये स्टॉक नीचे गिर रहे होते ना, किसी को नहीं पता होता कि कहां तक नीचे जाएंगे। कोई कह दे नहीं जी मुझे, किसी को नहीं पता। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया, सर सेंट्रल बैंक बेच दूं, या नहीं, क्वेश्चन था सेंट्रल बैंक कहां तक जाएगा। सच्चाई बता रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। मेरे को नहीं पता सेंट्रल बैंक कहां तक जाएगा, मुझे तो ये पता है थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है सेंट्रल बैंक कब सस्ता था मैंने उसको खरीद लिया, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कब सेंट्रल बैंक की सही वैल्यू आ गई मैंने उसको बेच दिया। लेकिन ये किसने कहा आपको कि सही वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगी? जा सकती। आपको पता है पागलों की लिमिट खरीद, जब मजगांव डॉक पे लोग 2200 पे खरीद रहे हैं ना, और मजगांव डॉक अगर आपको 600 में मैंने नहीं दिलवाया तो आप देख लीजिएगा, आपको मजगांव डॉक 600 में मिलना है आज मेरे, आज के 6 साल बाद में, बस इतना ही होगा। अब आपके अंदर अगर ये पेशेंस है कि आप 2200 का स्टॉक खरीदें, वो 3000 तक जाए, और फिर उसको आप 600 तक रख पाए, तो आपकी मर्जी है जी। हमें तो, हमारा तो स्टॉक अगर 2200 से 2500 जाए वो बेटर है, वो 3000 ना जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब उसको 600 पे आना है। ये जो टमाटो और जोमेटो की थ्योरी है ना, आपने देखा टमाटो 200 बिक के फिर 40 रुपए पे आ गया, और जोमेटो हो सकता है अभी 100 पे है, वो 150 जाएगा, 150 पे फिर 40 पे आएगा, आना ही आना है। ये स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडा है, जहां पे आप वैल्यूएशन से कंप्रोमाइज करेंगे, जहां पे आप बेसिक से कंप्रोमाइज करेंगे, वहां पे ये होना ही होना है। आप किसी भी वैल्यूएशन पैरामीटर पे आप, जब आप, कैसे कोई होगा, ठीक है हवा है ना, हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो ऐसा होता है। तो ये आपको सपोर्ट समझ में आना चाहिए, कहां पे कैंडल बार 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 जाके रुकती है, वो आपका एक अच्छा सपोर्ट बनता है, वहां पे आप एंट्री लेके आप इसमें जा सकते हैं। तो आई होप एक थ्योरी मैंने आपको ये बताई, जहां पे कैंडल बार बार रुकता है, बार बार उस पॉइंट पे वहीं पे जाके रुकेगा, कई बार, 6 बार 7 बार 8 बार। अब कोई कहेगा सर ये बार बार कितनी बार होता है, सच्चाई बताऊं ऐसा कोई ही नहीं लिखा हुआ वो कितनी बार होता है। ठीक है, इसका तरीका एक और होता है, थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे देख लिया जाता है। जब ये कि कितनी बार का जब कंसेप्ट आने लगता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो इसको कुछ नहीं करना आता है, आप इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करें,
और वहां पे थोड़ा सा देख रहे हैं तो आपको और बेसिक आइडिया मिल जाता है। एक वीक का चार्ट मैंने लगाया, इसको देखिए, यहां पे देखेंगे तो अगर वीकली चार्ट पे 4-5 बार, ये देखिए वीकली चार्ट को देखिए, ये है आपका वीकली चार्ट, यहाँ पे वीक है, तो वीकली चार्ट पे 4-5 बार अगर आपको कोई सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है। बहुत अच्छा सपोर्ट आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा अच्छे स्टॉक्स में, वीकली चार्ट पे इस तरह के सिचुएशन आपको बहुत कम मिलेगी। बहुत तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 वीकली सेम पॉइंट पे आके रुक चुके हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, ये माना जाता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये जनरली आपके फेवर में काम करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कह दिया यहाँ पे सपोर्ट है तो ये इसके नीचे कल को नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी हुई। अब मैं दोबारा से अपने डीएमए वाली थ्योरी पे जा रहा हूँ, सो दैट कि आपको मैं बता सकूं, और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम देखेंगे, इसके सारे ड्रॉइंग्स में हटा दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने डेली चार्ट पे कन्वर्ट किया, सो दैट कि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। अब देखिए, जो भी ट्रेडर था, और आई होप जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेंटरिंग में अगर सिद्धार्थ जी वगैरह कोई हैं जुड़े तो देख सकते हैं, वो बता सकते हैं उनको लोगों को, जो भी मेंटरिंग वाले उनको क्लियर पता है। और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डीएमए दोबारा, ये मैं गया यहाँ से मैंने डीएमए लगाया, डीएमए लगाने के बाद मैंने डीएमए को यहाँ से चेंज किया, 20 पे जाऊंगा, 20 या 21 कुछ भी कर सकते हैं आप। मैं दोबारा बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस उन लोगों के लिए जो पहली बार जुड़े हों या जिन्होंने नहीं सीखा हो, जिनको डीएमए लगाना नहीं आता है। यहाँ से गया, मैंने बाई सेल हटा दिया, बिकॉज जो फॉल्स बाई सेल का सिग्नल देते हैं यहाँ पे। सर 29 हो गया सर। फर्स्ट इनपुट 29 हो गया सर। 29 का फर्स्ट इनपुट 29 हो गया। ओके, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप लोग माफ कर देंगे, इतना गुस्सा नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर, ठीक है। ये मैंने 20, अब देखिए, पता है कोटक महिंद्रा बैंक अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है, सबको पता है, सबको पता है कि हाँ कोटक महिंद्रा बैंक ने इसी दिन, ये जो दिन है 8 जून 2023 को अपने उसको तोड़ दिया था, ठीक है। जब इसने सपोर्ट को तो 20 डीएम में एक बहुत अच्छा वो होता है, जब उसने तोड़ दिया, अब तोड़ दिया तो नीचे जाएगा, अब कहां तक जाएगा, कहां पे जाके सपोर्ट रहेगा, अब उसके थे, तो ये हमारा 20 डीएम में एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे जब अगर मैं दोनों थ्योरीज को कंबाइन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जी, अब जो है कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छे सपोर्ट को फिर दिखा रहा है, बिकॉज मेरी कैंडल्स बार बार उसी पॉइंट पे जाके रुक रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कैंडल्स को, तो बार बार उसी पॉइंट पे जाके, लगभग लगभग उसी पॉइंट पे जाके, ये उसी पॉइंट पे जाके रुकती हैं हर दिन। ध्यान से देखिए इसको, तो ये अपने आप में कुछ चीजें बताती हैं, लेकिन वही है, क्या ये 100% सही है? ऐसा तो ये सपोर्ट की पॉइंट को आपको समझना है। अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो सपोर्ट अगर टूट जाता है आपको निकल जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सपोर्ट तो एक अच्छी चीज है, जहां पे आपको एंट्री लेनी है, उस सपोर्ट पे आया, वहां पे एंट्री लिया, चुपचाप बैठे हुए हैं, मुझसे कोई पूछे तो बहुत अच्छे लोग कहते हैं। कल पिछले क्लास में कोई कहा था सर छोटे स्टॉक को लेंगे तो भागेगा, बड़े स्टॉक को लेंगे तो क्या होगा, पता नहीं। मेरे तो कल देखिए बजाज फाइनेंस मेरे पास एक स्टॉक है, प्लीज मेरा अपना, इसके अंदर मेरी अपनी, अब ये देखिए एक दिन में आपका स्टॉक, ये देखिए ये भी मोटा हाथी है, बड़ा स्टॉक है। तो देखो हर आदमी जो अपनी बातें बताता है वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, कोई भी गलत नहीं है। बात यह है कि क्या आप उस, जब कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसके रिस्क को भी समझना है, आपको उसके रिस्क को समझना है। जब कोई आपसे कहता है जी आप छोटे शेयर लो, तो मैं जानता हूं द पर्सन हु इज सेइंग दिस, ही इज वेरी एक्सपीरियंस, वेरी नॉलेजेबल, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस, बट he has that capacity to bear the risk। क्या आपके अंदर है? आप एक सर्विस क्लास के आदमी हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लगा रहे हैं, तो मैं तो ये आपके थ्रू ये सपना देखता हूं कि वो ग्रुप जो अपना पैसा एफडीज में लगाता है, 5% 6% कमाता है, उस पैसे को सेफली ऐसी जगह लगा दे जहां 10% 12% कमा ले। वो वाली थियरी आप पहले यूज करें। जब आपको वो हो जाए, जब आपके पास एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट हो जाए, जब आपको लग जाए कि हाँ जी अब मेरा ओल्ड एज टेकन केयर ऑफ हो गया, अब मेरे बच्चों की शादी टेकन केयर ऑफ हो गई, अब मेरे बच्चों की पढ़ाई टेकन केयर ऑफ हो गई, इतने पैसे हो गए, ठीक है, अब उसके बाद लोन मैं करता हूं ना, मैंने लगा रखे राजेश एक्सपोर्ट में पैसे, मैंने लगा रखा है मेट्रोपोलिस में पैसे, मैंने लगा रखा है आवास फाइनेंस में पैसे, मैंने ये सॉरी रिकमेंडेशन नहीं है सब तो मैं, लेकिन क्या मैं शुरू से ऐसा करता हूं? नहीं करता। मैंने अपने हमारा पर्पज क्या है स्टॉक मार्केट में आने का, या पढ़ने का, या दिखने का, या पैसा कमाने का? पर्पज ये है कि लाइफ में हमारी खुशियां रहें, लाइफ में हमें जब जितने पैसे की जरूरत है वो मिल जाए, लाइफ में मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाए, लाइफ में मेरी ओल्ड एज सही से निकल जाए। पर्पज ये है। उस पर्पज को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू कि खूब पैसा कमा लिया। लोगों से पूछो जिसको खूब पैसा कमा लिया, मुझे वो ये आपको लगता है कि पैसा कमाने से लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं। पैसा लाइफ के लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन अच्छी लाइफ करने के लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को मैनेज करना इंपॉर्टेंट, मैनेज करना कितना आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सपोर्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आज कवर करने की कोशिश किया। नाउ आज के नेक्स्ट जो 30 मिनट है, मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा रिलेटेड टू द स्टॉक्स। 1 by 1 वीडियो ऑन करके हैंड रेज करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। डेल्टा को आप किसी ने पूछा, मैंने आपको बता दिया, डेल्टा को आपके चक्कर में मत पड़िए, हो सकता है कल 10% ऊपर चला जाए, हो सकता है 10% नीचे चला जाए, इस तरह के स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ ही दिन पहले मैंने आपको लाइव क्लास में दिया था कि जैसे ही मेरे पास खबर आई थी कि मन्नापुरम फाइनेंस में ईडी के छापे पड़े, मैंने उस दिन मन्नापुरम फाइनेंस को बेच दिया था। मेरा डिसीजन गलत था, मैंने बेचा 107 या 110 पे, मुझे भी याद नहीं है, अब आज 140 हो गया। मेरा गलत था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आप लोग के सबके सामने, लेकिन मैं लाइफ के टेंशन नहीं ले सकता। मैं स्टॉक मार्केट में आया हूं अपने टेंशन को कम करने के लिए, मैं स्टॉक मार्केट में आया हूं अपने टेंशन को कम करने के लिए, कि भाई मैं नौकरी से बहुत परेशान हो गया हूं, दिन भर टेंशन हो रही है, अब मैंने पैसे कमा लिया, चलो मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी लाइफ को ठीक करूं। अब मैं स्टॉक मार्केट में भी आके टेंशन ही लेना है, तो इससे अच्छा नौकरी कर ही रहा था ना, फिर फायदा क्या था। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई होप ध्रुव मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, करके मधु मैम प्लीज क्वेश्चन बताइए। सर, आपने जब मन्नापुरम की बात की थी तब मैंने बहुत कम लिए थे, अभी मुझे 25% का है, तो मैं उससे निकल जाऊं क्या? मेरे समझ से निकल जाना चाहिए, जिन स्टॉक्स में रेगुलेटरी दिक्कत आने लगती है उनसे निकल जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जिन स्टॉक में भी रेगुलेटरी दिक्कत है, देखिए हमारे को 2-3 चीजों से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। पहला चीज, मैनेजमेंट जो है क्लीन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट जो है क्लीन, साफ सुथरा मैनेजमेंट है। दूसरा, स्टॉक में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, स्टॉक के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, अर्निंग्स में, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, स्टॉक ओवर वैल्यूड ना हो। ये जो 3 बेसिक फंडे है ना, इनसे मतलब इफ बट नहीं होना चाहिए। जहां आप इनमें सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कोई स्टॉक आपको, मैंने बताया मन्नापुरम मैंने बेचा 110 में, आज 140 से 50 चल रहा है, मुझे पता लॉस हुआ मुझे, लेकिन वो लॉस ने, वो मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं बेचता तो ये हो जाता, अरे उस पैसे को मैंने वहां से निकाला कहीं और लगाया, तो वहां पर पैसे कमा लिए, दिक्कत क्या है, मैं क्यों पंगे लूं, क्यों टेंशन लूं। ठीक सर, है, एक मदरसन सूमी भी बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो क्या निकल जाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निकल जाऊं, पर ठीक है, आपको लगता है तो निकल जाइए, दिक्कत क्या है। सौरभ जी अपना क्वेश्चन बोलिए। इतने दिनों से रखा है एक एक क्वेश्चन लेते हैं मैम, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर सौरभ जी अपना क्वेश्चन बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। सर, एक क्वेश्चन सर ये था कि जो है, जो आजकल सोशल मीडिया पे सब हर एक स्टॉक को दिखाते हैं कि इसका ऑर्डर बुक कितने रुपए का है, इसका ऑर्डर बुक कितने रुपए का है। सर, बैलेंस शीट पे तो कहीं देखने को मिलता नहीं, पता नहीं, मतलब मैं तो या तो देख नहीं पाता हूँ। सर, इस जो ऑर्डर बुक होता है इसका कुछ रेलिवेंस भी होता है कंपनी के? तो सर को मुझसे आप पूछेंगे तो ऑर्डर बुक जब आता है तो नो डाउट ऑर्डर मिला है तो एग्जीक्यूट करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये होता है। लेकिन कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाते हैं, आज ऑर्डर मिल गया उसके बाद हाँ जी वो ऑर्डर कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो देखता हूँ कल मोदी जी नोएडा में आए हैं और पता नहीं कितने हजार करोड़ का उन्होंने अनाउंस कर दिया, किस किस कंपनी ने किया होगा कुछ पे और। लेकिन वही है, मतलब मैं सिंपली बात बताऊं सर, सौरभ जी सिंपल, एक जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। क्या आपके पास इतना पैसा है कि सब कुछ खरीद रहे हैं, क्या ये सिचुएशन है? तो भाई 5-10 स्टॉक खरीदने हैं, अच्छी वाली खरीदो, जहां दिख रहा है यार अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, ये जी एचयूएल रोज प्रॉफिट कर रहा है, बढ़िया सबके घर में दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये डाबर सबके घर में है, मारुति बिजनेस कर रही है, सबको सबको दिख रहा है, टीसीएस अच्छा काम कर रही है। तो मतलब क्यों हम इधर उधर के, देखिए जब हमें 100-200-500 स्टॉक सोचना हो, पैसे खत्म ही नहीं हो रहा हो, जहां म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ करीब 1000 करोड़ को इधर उधर का 700-800 करोड़ तो हम, हमारी जो टीम है टोटल, हम लोग जो मिलकर काम करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम लोग करते हैं किसी किसी का इधर उधर उधर उधर, डायरेक्टली 60-70 करोड़ तो मैं किसी का, लोगों का जो आउटसाइडर्स है उनका अपना जोड़ दूं तो वो लगाते हैं। लेकिन वही है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि उस पैसे के हमें जो खरीदना होता है खरीद लेते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वो स्टॉक खरीदें जो स्टॉक आपको दिख रहे हो, जो लग रहा है हाँ जी, अगर कोई मुझे कहे हाँ जी क्या मेदांता चल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है मेदांता हॉस्पिटल चल रहा है, तो अगर मेदांता का स्टॉक होता तो मैं सोचता उसके बाद। लेकिन कोई कहे XYZ केमिकल लिमिटेड क्या करती है, क्या अगर इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या है पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। तो आई होप हमें उस एंगल से देखना चाहिए जो कि हाँ जी बैलेंस शीट देखी मैंने, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कि हाँ जी कंपनी के पास एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा फंसती नहीं है, डेटर्स में बहुत ज्यादा पैसे फंसे हुए नहीं है, कंपनी के ऊपर लोन नहीं है। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा, मैंने देखा कि हाँ जी कंपनी पिछले 4-5 सालों से ग्रोथ कैसा कर रही है, कंपनी 4-5 सालों से प्रॉफिट या सेल्स के टर्म में क्या परफॉर्मेंस दे रही है, और फिर आज की वैल्यूएशन देखी, वो ज्यादा बेटर चीजें हैं सब। ठीक है, लक्ष्य इंडस्ट्री। मैं पहले एक क्वेश्चन ले लूं, हैंड रेज करेंगे तो सर, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी ना, बीच में कोई भी बोलेगा तो दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, भावना मैम प्लीज योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक बार अगर आप यूपीएल का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा। यूपीएल जी सर, जी ठीक सर। है,
मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा, बिकॉज मैं देखता हूँ और आई थिंक शायद आपका नाम ही मेरे बच्चों ने रिकमेंड करके दिया है इस महीने के विनर में। तो मैं अभी मैंने शायद वर्ड यूज किया है, बिकॉज तो आप हर क्लास के बाद फीडबैक देती हैं शायद, अगर आप वही भावना है तो दे विल गेट बैक टू यू। ओके सर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यूपीएल, आपने बोला तो पहले ये बताइए, आपने इसका फंडामेंट, आप टेक्निकल की बात कर रही हैं सीधे सीधे? मैं फंडामेंटल यस सर, यस सर। मैं फंडामेंटल पे बिल्कुल नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता Yes. स्टॉक कैसा है, मैं सिंपली मान के चलूं, मुझे नहीं पता स्टॉक कैसा है, स्टॉक अच्छा है खराब है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं यहाँ पे आपको सीधे जा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस करने कि हाँ जी टेक्निकली स्टॉक क्या कहता है। आज मुझे कोई कहे कि क्या स्टॉक को बेचना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आज स्टॉक को बेचना चाहिए। स्टॉक को बेचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि स्टॉक क्या है कैसा है, फंडामेंटल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक का, क्योंकि मेरे रडार पे ये स्टॉक नहीं है। हर स्टॉक मुझे पता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं लेकिन टेक्निकल कहता है इसका एक रेंज है, इस रेंज के लोअर रेंज में है, लोअर रेंज में है। अगर मुझे स्टॉक को बेचना होगा तो मैं इस स्टॉक का अब जो रन आएगा वो इधर कहीं यहाँ कहीं की तरफ ये जाएगा। अब मुझे जो दिखता है अब यहाँ से ये स्टॉक जो है ऐसा कहीं जाएगा और यहाँ पे कहीं जाके आपको दिखा देता हूँ क्यों मैंने ये आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे कहीं जाके देखेंगे अगर आप इस रेंज में, देखिए एक बार यहाँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिया था, फिर यहाँ पे दिया था, ये इसी तरह यहाँ भी दिया है। इस पॉइंट को देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, बार बार इस पॉइंट पे जाकर रेजिस्टेंस देता है, तो यहाँ कहीं जाकर रुकेगा। तो अगर आपको बेचना है तो 755 के आसपास बेचेंगे पहली बार, उससे पहले नहीं बेचेंगे। खरीदना है तो नो डाउट खरीदने का एक अच्छा टाइम है, टेक्निकल बता रहा हूं, लेकिन फंडामेंटल आप देख के, मुझे कोई कहेगा तो मैं बिना फंडामेंटल देखे कोई स्टॉक नहीं खरीदता, तो मुझे इसका फंडामेंटल बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा है, अपने बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत, मतलब कहते हैं जो ना के बराबर वाली सिचुएशन होती है वहां पे है, ठीक है। आई होप भावना। सुशांत शर्मा जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। जिसका क्वेश्चन हो जाए प्लीज, अगर हैंड डाउन करेंगे तो मुझे आसानी रहेगी। सर गुड इवनिंग सर। सुशांत शर्मा जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग सर, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुन पा रहे हैं सर, प्लीज। अच्छा सर, मुझे जस्ट ये जानना था आपसे कि सर किसी भी कंपनी का जैसे सपोज मतलब हम जो है बिजनेस स्टडी किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, और सर अडानी ग्रुप के बारे में सर आपके लॉन्ग टर्म व्यूज क्या हैं सर? सर मैं आपको बता, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। पता नहीं हर्ष मल्होत्रा जी अगर हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा, है क्या ज्वाइन किया उन्होंने? हर्ष मल्होत्रा जी शायद नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी आप समझ जाना कि कंपनी का भविष्य क्या है। लोगों को लगता है कि हम मोदी कुछ कर रहे हैं या कांग्रेस आएगी तो कुछ हो जाएगा। आप हर्ष मल्होत्रा जी एक मेरे मित्र हैं और मेंटरिंग मेरी लेते हैं, कुछ लोग मेरे मेंटरिंग वाले उसमें हैं, इसलिए मैं पिछले वीक की बात है, नहीं ये आज हो गया 26 तारीख ना, करीब 15-16 तारीख के आसपास की बात है। उन्होंने एक पैकेट अदानी का तेल खरीदा, एडिबल ऑयल खरीदा, उससे उनकी वाइफ ने पकौड़े बनाए। उस पकौड़े को खाते समय उनको लगा, और मैं बता रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में है, आज नहीं है तो अगली क्लास में होंगे, आप लोग लाइव पूछ लीजिएगा। उनको लगा इस तेल में कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने उस तेल को उठा के फेंक दिया उनकी वाइफ ने। हर्ष मल्होत्रा जी को पता चला, गुस्सा आया, यार तेल कोई 200 का तेल खरीद कर लाया और वाइफ फेंक दे, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने करते एक मेल कर दिया अदानी बिलवर में। विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन उनके पास फोन आया, उसके अगले दिन उनके पास मुद्रा से टीम आई, मुद्रा से उनके पास टीम आई, उसने उस पैकेट को लिया, उस तेल को लिया, जांचा, उनको एक अपॉलॉजी लेटर दिया या मेल दिया, जो भी उनके पास है, उन्होंने बताया मुझे, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर इसमें प्रॉब्लम है, हाँ। तो मतलब इस पूरे सिस्टम से, उसके आगे का क्या चीजें हैं वो बात की बात है, लेकिन इस पूरे सिस्टम से पता चलना चाहिए किस लेवल पे कंपनी काम करती, कैसे कंपनी काम कर रही है, क्या भविष्य है। मतलब एक आदमी एक मेल भेजता है जी हमने आपका तेल खरीदा, आपका तेल में खराबी, और कंपनी का पहुंच जाती है टीम आपके घर पे उस तेल की जांच करने के लिए कि भाई ये तेल में कहां से खराबी है। कैन यू इमेजिन कि लोग कहते हैं ना कि अदानी अदानी कैसे बन गया या अंबानी कैसे बन गया। ये जो इन लोगों के बिजनेस एथिक्स है ना, जो टाटा के, अंबानी के, अदानी के, इन लोगों की जो बिजनेस है ना, ये ऐसे नहीं है। ये जो प्लीज इसको अदरवाइज मत देखिएगा, मैं भी वहां का नहीं हूँ, ये गुजरात के जो मरवाड़ी लोग और ये लोग है ना, ये लोगों का मतलब एक अलग ही खून है, ये एक अलग खून है, इसको हमको रियलाइज करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारी मेल आती है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन सोचिए इतनी बड़ी कंपनी में पता नहीं कितना काम है, और वहां पे आदमी जो है उनके कंपनी के आदमी उनके घर पहुंच जाते हैं, उसके पिक्चर्स देते हैं, पैकेट देते हैं, तेल को बॉटल में देते हैं, सैंपलिंग करते हैं, अपॉलॉजी मेल देते हैं उनको, फिर दोबारा पता नहीं कौन कच्ची धानी तेल देते हैं कोई लाके उनको, और उसके बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके यहाँ बैठा था, ये पूरा आपको लाइव बता रहा हूँ। और वो पर्सन है जो आप लोगों के साथ क्लास लेते हैं, आज नहीं है लेकिन अगर किसी क्लास में होंगे तो उनसे मैं आपको ये बात भी करवा। तो ये
इन कंपनियों का, जो ये कंपनियां है ना, ये सब भविष्य की कंपनियां हैं। फॉर योर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अदानी विल्मर के बहुत शेयर हैं, मैं उनको एकोमोडेट कर रहा हूँ, हर लेवल पे एकोमोडेट कर रहा हूँ, और मेरा अगले 2 4 5 साल 8 साल बेचने का कोई इरादा नहीं है। तो प्लीज मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, मैं आपको डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ, तो मेरा अपना है। तो ये सब कंपनियां बड़ी कंपनी। हाँ, अब यहाँ पे गलती क्या होती है, लोगों से गलती क्या होती है। अब पता चला कि अदानी एंटरप्राइज का वैल्यूएशन 140 का पी हो गया, फिर भी आप खरीद रहे हैं। वहां गलती आदमी करता है कि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज को भी अच्छे रेट पे ही खरीदना। गलती आदमी क्या करता है, नहीं जी मैं कह रहा हूँ टीसीएस कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उसको 250 के पी पे खरीदोगे तो गड़बड़ होगा ना। आपको कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन या एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन अगर आप उसको 5 के या 6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे खरीदोगे, तो आपको इस बात को समझना है कि हमें अच्छी चीज तो खरीदनी है, लेकिन अच्छे रेट पे भी खरीदना। हम गलतियां क्या करते हैं, या तो हम कबाड़ी खरीद लेते हैं, हमने खराब रेट पे खरीदा ना तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत ठीक है, पैसा थोड़ा कम बनता है और कुछ। आपने बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े होंगे, अगर हमने कोई चीज महंगी खरीद ली, और प्लीज मैं लाइव हूँ, 70 लोग हैं, बोल्ड है, कोई चीज हो सकता है मैंने सिर्फ गलती में, लेकिन उसमें पैसे डूबे नहीं, बस क्या हुआ, हाँ थोड़ा पैसे रेट बने हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप कबाड़ी खरीद लेते हैं, बेकार चीज खरीद लेते हैं, तो फिर पैसे डूबते हैं, पैसे डूबते हैं। तो इसलिए अदानी वगैरह के जो शेयर्स हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे हैं। हाँ नो डाउट इनमें बहुत सारे शेयर हैं जो ओवर वैल्यूड हो गए, ओवर वैल्यूड हो गए, यानी जब तक वो सही वैल्यूएशन पे ना आए, आपको उनको नहीं खरीदना है। ठीक है, आई होप आपका मैंने आंसर दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस ये सुनना चाह रहा था सर, क्योंकि मैं आज बुक पढ़ रहा था, ये इनकी अभी आर एन भास्कर ने जो लिखी है, गौतम अडानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सर तो ये सर सब, उसमें जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये बहुत सारे उसमें अभी वेपन वगैरह में भी आने वाले सर इनके मैं आई बता तो दिया कि आपको FWI। क्या है, अच्छा पर्सन, पर्सन को, हमारे गांव में एक कहावत है, पता नहीं आप लोग जानते हैं, आप लोग के गांव में भी, आपको घी की पहचान नहीं होती कि अच्छा घी क्या है। हमारे गांव में जब दादाजी लोग थे तो कहते घी खरीदना है, कौन सा घी अच्छा है, कैसे पता चलेगा। आप घी वाले को पहचान लो बस, सर सर घी आपको अपने आप अच्छा मिल जाएगा। घी कौन बेच रहा है, वो पर्सन कौन है जो घी बेच रहा है, अगर वो पर्सन सही है तो आपको घी अपने आप अच्छा मिलेगा। ठीक है। यस सर। अभी मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, कभी जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोग को जिस बताऊंगा, मेगा ट्रेंड करके बुक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर कभी आप लोग को मिले कहीं तो इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, जो ट्रेंड के बेसिस पे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, अगर मिल जाए कहीं आप लोग ऑनलाइन वगैरह देखिए, अगर मिले तो बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ के देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट खुशबू चावला जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। Sir, good evening. गुड इवनिंग। Sir, actually I just wanted to know about Berger Paints. हाँ ये जी, आजकल काफी गिर रहा है, तो ये मतलब नहीं, क्या तो पहली रीजन बात तो मैं है? आप लोग को बताऊं, हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, समझ गया आपका क्वेश्चन। पहली बात, आई थिंक पिछली क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, बर्जर पेंट को, बर्जर पेंट गिर नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि बर्जर पेंट गिर रहा है, बर्जर पेंट एक्चुअल में, हाँ अगर आप कल से कंपेयर करेंगे तो आपको गिरता हुआ दिखेगा। ये देखिए बर्जर पेंट, ये बर्जर पेंट का शेयर, सॉरी मैं इसको, ये देखिए जरा, इस चार्ट को मैंने कहीं से गड़बड़ कर दिया, इसको देखिए, ये है आपका चार्ट। बर्जर पेंट ने आपको बोनस दिया है, आई होप आप लोग के पास, जिसके पास भी बर्जर पेंट होगा उसको पता होगा। बर्जर पेंट, अब ये चार्ट थोड़ा मेरा रीसेट कर दूं मैं, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं दोबारा लॉग इन करूंगा, सो दैट कि आप लोग को, बर्जर पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसने आपको 20 पर, आई थिंक किसी को याद है 100 पे 20 दिया है शायद, अगर मैं सही हूं तो। सर 5 पे 1, हाँ 5 पे 1, 5 पे 1 यानी 100 पे 20 हो गया। या सर, हाँ, यस सर। तो इसका मतलब आपका बर्जर पेंट 20% ऊपर हो गया अचानक, क्या मैं सही हूँ कि कितने परसेंट हो गया, 20% ऊपर हो गया, बोलिए बोलिए, एनी वन ऑफ यू। Yes, sir. अगर मेरे को 5 पे 1 मिला तो क्या मेरा 20% का गेन हुआ। Yes, sir. तो वो प्राइस एडजस्टमेंट होनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो प्राइस एडजस्टमेंट होनी है, और वो प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है, वो ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। आई एम शोइंग यू द चार्ट सो दैट कि आप इसको देख पाएं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लॉस है, अभी भी अपने सपोर्ट पे है। ये देखिए, ये देखिए बर्जर पेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, और ये एक दिन केवल ये ऊपर गया था, एक दिन, अदरवाइज तो ये कोट ही कर रहा था। ये कहाँ था ये आपका, क्योंकि वो बोनस के चक्कर में ये आपका 626 के आस तक है ये, मतलब ये जो आपका एक कैंडल है, सबने पढ़ा हुआ है, जिसने भी मेरे क्लास को एबनॉर्मल सीधे सीधे देख रहा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है सबको, वाई एक्सिस के पैरेलल बड़ी सी Yes, sir. कैंडल बन गई, तो ये कैंडल तो अपने आप में ही एबनॉर्मल कैंडल थी, वो एबनॉर्मल कैंडल को इसने केवल नीचे लाया और कुछ नहीं किया है, यानी बर्जर पेंट आपका कुछ नहीं गिरा है। बर्जर पेंट, हाँ आपके मन में आता है यार इस वाले दिन बेच दिया होता तो कितना अच्छा होता, वो फिर देखिए वो उसका तो उस लालच का कोई वो नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता था, मेरे पास भी बहुत सारे बर्जर पेंट है, मैंने भी नहीं बेचा, और कि अगर मैं यहाँ बेच देता तो यहाँ खरीद देता तो क्या होता, लेकिन बर्जर पेंट में आपको कोई नुकसान नहीं है। इस वन डे डीलिंग को या वन डे राइज को लूज करने का गम है आपके अंदर में, आई होप उस गम से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट विवेक जी, क्वेश्चन प्लीज।
नमस्कार सर। नमस्कार। सर थोड़े से पैसे थे तो ये समझना चाह रहा था कि कैंपस और रिलैक्सो में कौन सा ज्यादा बेटर है एट करंट प्राइस, कि भाई किसमें करें तो ज्यादा ठीक वैल्यूएशन पे है, मतलब यार ठीक है भाई। कितने दिन के लिए खरीदना है? सर लगभग 1-1.5 साल के लिए मोटा बाटा मोटी अभी बाटा के लिए। बाटा बाटा। अगर 1-1.5 साल के लिए खरीदना है तो बाटा, 2-2.5 साल के लिए खरीदना है तो रिलैक्सो, 5-7 साल 10 साल के लिए खरीदना है तो कैंपस से अच्छा कोई ले लीजिए। ठीक है सर, कैंपस में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5-10 साल के सिनारियो में? सर मैं तो देखो कम से कम 10 साल में 10 गुना के लिए खरीद के रखा है मैंने। ठीक है आई सर। होप पहले आपसे बात हुई है उसके बारे में, पहले भी मैं आपके घर आया था तो हमने बात किया था उसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो मैंने खरीदा उसी कैंपस। हो सकता है मैं ऐसे स्टॉक खरीदता हूँ, 8-10 स्टॉक खरीदता हूँ कि ये 10 साल में 10 गुना हो जाएंगे, उसमें से 5 होते हैं, 5 नहीं होते, 5 2 गुना 3 गुना ही होते हैं, तो भी पोर्टफोलियो आपका 5 गुना 6 गुना हो जाता है, बहुत है। 10 साल में 5 गुना पोर्टफोलियो। अगर मान लो आपने राजेश एक्सपोर्ट, कैंपस, ऐसे 4-5 स्टॉक खरीद के रख लिए हैं जो उस थ्योरी पे, उसमें से मैं कहता हूँ 3 जो है आपके 10 साल में 10 गुना हुए, बाकी जो है वो 2 गुना ही हुए, तो भी क्या फर्क पड़ता है? 5-6 गुना हो गया आपका पूरा पोर्टफोलियो 10 साल में, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं नहीं सर अगर सही। लाइफ क्लास में बोल रहा हूँ 10 साल में 10 गुना हो सकता है, 5 गुना ही हो, कोई कोई 2 गुना ही हो, कोई वहीं रह जाए। लेकिन अगर आप थ्योरी आपके सही है, कंसेप्ट आपका सही है, तो 50% पोर्टफोलियो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। बहुत सारे के सारे तो नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अजय जी प्लीज योर क्वेश्चन। अजय जी सर, जिस भाषा में आप बोल रहे हो हमें समझ में नहीं आती, हमें तो अनम्यूट करके बोलेंगे वही समझ में आती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं लक्स इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हाँ, लक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। मैं आप लोग को डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लक्स इंडस्ट्री मेरे पास बहुत है, मैं खरीद के रखा हुआ है और मैं इसको नहीं बेचूंगा, नो डाउट। इसमें भी कुछ हुआ ये रूल, इसके ऊपर टैक्स नोटिस आया है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, पहली बात, टैक्स नोटिस और ईडी वीडी के छापे, इन दोनों में अंतर होता है। टैक्स नोटिस मेरे पास भी आ जाता है, सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मैंने कैलकुलेशन किया कि हाँ जी इसके ऊपर ये चीज है, टैक्स है, तो टैक्स नोटिस का आने का मतलब खासकर बिजनेस में, अभी कुछ दिन पहले श्री सीमेंट पे भी आई थी, अगर आप लोग को याद होगा, देखा होगा, तो टैक्स नोटिस और ईडी के छापे, इन दोनों से आपको टैक्स नोटिस का मतलब हो गया कि सरकार को लगता है या टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि आपका टैक्स एक्स बनना चाहिए, आपको कैलकुलेशन क्या है, आपके सीए को लगा कि वाई बनना चाहिए, आपने वाई पे कर दिया, उन्होंने एक्स का डिमांड किया, अब उस इस डिमांड का आप रिप्लाई भेजेंगे, वो सेटिस्फाई होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो केस चलेगा, ट्रिब्यूनल चलेगा, ये सब होता है, या आप जीतेंगे वो जीतेगा, बात की बात है। तो इसलिए टैक्स नोटिस को उस डायरेक्शन में नहीं लेना चाहिए। जो ईडी के छापे वाला, जो किसी कंपनी के ऊपर ईडी के छापे पड़ने लगते हैं, वो अलग चीज होती है, टैक्स नोटिस अलग होती है। लक्स इंडस्ट्री, मैं तो देखो किसी भी कंपनी को मुझे कैलकुलेट करना हो, अब ये लक्स इंडस्ट्री है नीचे जा रही है, देखिए क्या ये एक अच्छी कंपनी है? इसको सीधे आपको इसको फंडामेंटल्स देखना है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी कैलकुलेशन वहां जाकर रुक जाती है, मैं इसको बेच नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे लक्स इंडस्ट्री कहता है जी बेच के तो दिखा, मेरे को तो, मैंने डेटा वाला आदमी हूँ। 74.2 प्रमोटर कहता है कि जी मेरी कंपनी डूब रही है, ये देखिए, और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, 74.2, 69 हुआ करती थी 4-5 साल पहले, आज के टाइम पे 74.9 हो चुकी है। और पब्लिक के पास जो 22% शेयर थे आज के 2-3 साल पहले, वो 14% हो गए हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए, कंपनी का शेयर डूब रहा है, शेयर नीचे जा रहा है, पिछले 2-3 साल जितने टाइम पे दिखा रहा है, इस 3 साल से शेयर ये नीचे जा रहा है, लेकिन पब्लिक के पास से ये शेयर हो गया 22 से 14, यानी करीब करीब 2/3। और प्रमोटर एफआईआई डीआईआई ने जो बाकी 7-8% थे, वो धीरे धीरे पब्लिक से खरीद लिए। क्या सीखा इससे मैंने सीखा कि वीक हैंड से ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वीक हैंड से स्मॉल हैंड्स में जा रहा है। क्या कंपनी के ऊपर लोन बहुत है? देखिए कंपनी कब डूबती है, क्या कंपनी के ऊपर लोन बहुत है? नहीं, 300-400 का, मुझे 200 करोड़ का लोन है। पिछले ही, ध्यान से देखिए, पिछले ही साल में कंपनी ने करीब 100 करोड़ का लोन चुकाया है। जो कंपनी डूबने वाली, भागने वाली होती है ना, वो और लोन लेती है कि हाँ ले ला के भागे, इस बैंक का उस बैंक का लेके भागना है मुझे, वो चीज मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रही। कंपनी अपने लोन को पे कर रही है। कंपनी के अगर मैं सेल्स देखूं तो पिछले 10 साल में करीब करीब ये 5 गुना हो गई है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट को देखूं तो लगातार बढ़ रहा था, केवल लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो घट के आया हुआ है। ठीक है, क्या इसका रीजन है? अगर थोड़ा सा और एनालिसिस करे कोई भी, तो वो देखेगा सेम सिचुएशन पेज इंडस्ट्री में भी हुई है, सेम सिचुएशन डॉलर इंडस्ट्री में भी हुई है, सेम सिचुएशन आपका लक्स इंडस्ट्री में भी हुई है, या रूपा में भी हुई है। तो अगर सारी होजरी वाली कंपनियों का प्रॉफिट कम हुआ है तो ये पूरा इंडस्ट्री में इफेक्ट आया। क्यों इफेक्ट आया? तो फिर मैंने और स्टडी किया तो पता चला कि पिछले साल कॉटन जो है वो अपना नॉर्मल प्राइस से 3 गुना हो गया था।
100 की जगह 300 में वो वैल्यू जो उनका रेट होता है उससे बिक रहा था। तो अगर पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट आया तो ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ हो जाएगी। ठीक है, यही एक मौका होता है जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ जी क्लीन मैनेजमेंट, अच्छी कंपनी, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली। पता चला जी विराट कोहली भी लक्स का ऐड कर रहे हैं, तो सलमान खान भी लक्स का ऐड कर रहे हैं, तो वो वरुण का वो भी लक्स का ऐड कर रहे हैं। तो ये है, इन भाइयों में थोड़ा सा अभी किसी प्लांट का बंटवारा के मैसेज आ रहे हैं, भाई बंटवारा होंगे तो आपको 3 कंपनियां आ गई, होगा तो 3 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है कि नहीं है। ठीक है, ब्रांड्स आपस में बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी नो डाउट कॉस्टिंग पे फर्क पड़ता है, तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी तक जब तक वो बंटवारा हो नहीं जाता, इधर पता चल रहा है कि जी अंबानी के बेटा बेटी को अलग अलग बिजनेस कर रहा है, क्या करें, रिलायंस को बेच दे, मैं तो नहीं बेचता। तो होगा भाई, परिवार में अगर बच्चे हैं, परिवार में लोग हैं, तो परिवार अलग, हमारा भी हुआ है, आपका भी हुआ है, उनका भी होगा। लेकिन उसके पॉइंट से ऑफ व्यू से क्या परिवार का बंटवारा होने का मतलब क्या वो चोर हो गए? मतलब आप अभी हमारे साथ 70 लोग 72 लोग जुड़े हैं, इस 72 लोगों में से 65 लोग ऐसे होंगे जिसका परिवार अलग हो चुका होगा, या आप भी अपने भाइयों से अलग हो चुके होंगे। हम तो ये ठीक किया, लेकिन वो बेचारे जिनका आपने बिजनेस खरीद रखा है, उन्होंने अगर वो बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा चोर हो गए भाई। ठीक है, टाइम पे परिवार बढ़ता है, इसमें दिक्कत क्या होगा? तो आई होप इसको पॉजिटिव, इतना नेगेटिव हमें इन चीजों को नहीं लेना चाहिए, और हमें अपना बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। दिख रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी में पैसा बनेगा, कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी जब आप 25 कंपनी खरीदेंगे तो एक दो कंपनी में पैसा थोड़ा कम भी बनेगा, लेकिन अभी तक लॉस, जब तक मुझे कोई नेगेटिव फैक्टर दिखाई ना दे, मैं उसको क्यों बेचूं, और वो भी इतने नीचे, कोई लॉजिक सर नहीं ये समझ में आता। अभी बाइंग लेवल पे है क्या? हाँ जी लक्स इंडस्ट्री को अभी बाय करना चाहिए? और सर, मैं मुझसे कोई पूछेगा कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है इससे अच्छा बाई का कोई प्राइस नहीं। जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से पता चला कि 2/3 पे मिल रहा हो, 4000 का स्टॉक 1500 पे मिल रहा हो, तो और अच्छा स्टॉक हो, अच्छा बिजनेस समझ में आ रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि आज के टाइम पे आप अगर विजुअलाइज करिए, वो जंघियां पहनने का जमाना जो है वो खत्म होता जा रहा है ना। वो शायद गांव में भी नहीं होगा वो जंघियां पहनने का जमाना। तो अल्टीमेटली ये रूपा लक्स पेज इंडस्ट्री है, तो इनको चलना पड़ेगा ना, यही चलेंगे तो ये चलना है। ठीक है, तो ठीक है, नलविंदर ग्रोवर जी, प्लीज योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर अभी आप ना डेल्टा कॉप के बारे में बात कर रहे थे तो स्किप हो गया था मेरा थोड़ा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बात हो रही थी कि वी शुड एग्जिट डेल्टा कॉप, राइट? हाँ। तो क्या किसी स्टॉक को ऑलमोस्ट 40% के लॉस पे बेचना चाहिए या यू शुड वेट फॉर इट टू कम अप? मैम अगर अभी 40% का है, अगर यही सोच सोच के लोगों ने DHFL में अपने पैसे को जीरो कर दिया, ओके सर। यही सोच सोच के लोगों ने यस बैंक में अपने पैसे को 400 से 4 रुपए पे दिया है। जब वो 400 से 200 आया था, या 150 आया था, 300 आया था, 70 पे भी रुका था बहुत दिनों तक, लेकिन लोगों ने कहा इतना नीचे में कौन बेचना चाहिए। मैम जहाँ पे ना कुछ वैसे न्यूज ना, क्यों पंगे लेने हैं मैम? ठीक है, एक डिसीजन, क्यों हाँ पंगे जी। लेने हैं? उस पैसे को आपको कहीं और बनाने की कोशिश करें। तो मतलब मेरा कंसेप्ट नहीं कहता, मेरा मन नहीं मानता। और आई होप ये तो आज हुआ है, अगर किसी को याद है तो मैंने कहा था मैं गोवा गया था, मैंने गोवा में जाके बिजनेस देखा, और मुझे समझ में आया कि ये प्रमोटर पैसा बनाएंगे लेकिन शेयर होल्डर पैसा नहीं बनाएंगे। याद है किसी को वो क्लास? कोई था उस क्लास में? सर याद है सर, मैंने याद है? यूट्यूब पे देखा था, देखा उसको था ना? देख के मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे नहीं लेना है डेल्टा नहीं ले रहा ना, तो सोचिए मैंने आपको बताया था ये, और ये आज की बात नहीं, आज के 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सर जब GST वाला जब आया था हाँ, तब आपने तो इसलिए ये मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए ठीक है, बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया, नहीं है, ठीक है। और प्लीज आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, आप 10 शेयर खरीदेंगे, पक्का आपका 1 शेयर 2 शेयर नुकसान होगा। आप उस नुकसान को दिमाग से हटा दीजिए कि नहीं नुकसान होगा। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, ये उसी तरह है जैसे बगीचे में आप अगर 100 पौधे लगाएंगे, 1-2 पौधों को गाय खाएगी ही खाएगी, 1-2 पौधों को जलन से पड़ोसी तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन बचे हुए पौधे ही आपको बगीचा बना के देंगे। वो बचे हुए पौधों के बारे में सोचिए। एक पौधा ठीक है, थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, उस पैसे को निकालिए कहीं और लगाइए, काम खत्म। उसको टेंशन को लेंगे तो आप इक्विटी के बेनिफिट को नहीं उठा पाएंगे। इक्विटी मार्केट का एक अपना बेनिफिट है, उसको उठाना है। ठीक है, मोहित ओझा जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी तक जो ये सेशन रहा, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव इंडीड। आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया अगर मैं सही हूं तो? आज ही ज्वाइन किया मैंने तो। अच्छा, बताइए सर, क्या सीखा आपने, अपना फीडबैक दीजिए जरा। तो सर जिस तरीके से आपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल समझाए, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता था व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, जो डीए में जो डे मूविंग एवरेजेस जो 21 डेज का चीज़ है, तो इट्स वेरी सिंपल। और वाकई में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ज़्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो उम्मीद करूंगा कि आप जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? करने की जरूरत होती है। और सर एक क्वेश्चन था जोमेटो को लेके, क्योंकि दोबारा बोलिए मोहित जी, आपका क्वेश्चन है कुछ?
सर सर एक मेरा वो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी अभी एक बार पहले मोहित जी का क्वेश्चन हो जाए। मोहित सर जी ओके जैसे जोमेटो जोमेटो को लेके मेरा कुछ क्वेश्चन था। हाँ रीजन बीइंग कि जैसे मैं इंटरेक्शन करता हूँ बहुत सारे फंड मैनेजर से जो हमारी हाँ होती रहती है, तो बहुत सारे फंड मैनेजर जोमेटो खरीद रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। तो आपके हिसाब से वो जैसे बोल रहे थे कि वो तो अभी ठीक है, अभी सर मैं आप लोग 120 है। को इस बात को लिख लीजिए, देखिए जितनी में हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि कोई कोई जोमेटो आपको 40 रुपए में मिलेगा, उसी तरह जैसे टोमेटो आपको 200 से दोबारा 40 रुपए में आ गया। तो रीजन सर? रीजन बता रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। हाँ वो रीजन ही जानना है। आप मुझे बताइए, आपके पड़ोसी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक दुकान खोली है और दुकान में लॉस ही लॉस चल रहा है पिछले 5 साल से। आपको कहता है आयो जी आप थोड़ा पैसा हमारे साथ लगा दो, आप क्या करोगे? आपके छोटे पड़ोसी आपका भाई कहता है ये बात, मैंने 5 साल पहले एक बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस में मेरे को लॉस हो रहा है 5 साल से, चल तू भी मेरा पार्टनर बन जा। आप क्या करोगे? सर कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा अगर समझदार होगा तो थोड़ा। तो फिर आप ये जोमेटो में क्यों लगा रहे हो? ये देखो मैंने आपको 5 साल की बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सामने देखिए। हाँ जी। 5 साल का 6 साल का मैं आपको 2018 19 20 21। अब आप कहोगे फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ तो, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया, अरे भाई जो हो रहा है अभी, आपका 2 भाई है, एक प्रॉफिट वाला बिजनेस कर रहा है, एक लॉस वाला कर रहा है, दोनों कहते हैं भाई पैसा लगा किसका पार्टनर? मैं तो प्रॉफिट वाले का बनूंगा जी। आपको लगता है हुआ तो, पता नहीं क्या हुआ तो, जो हो रहा है उसमें जाऊं ना मैं। आप समझ मेरी बात? करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप इतना रिस्क लेने के पास नहीं है जी, क्यों लेना इतना रिस्क? मेरे पास 200 बिजनेस ऐसे जहां प्रॉफिट हो रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे, मैं वहां जाऊंगा ना। मेरे पास अपराध के पैसे थोड़ा कि चलो जी कहीं हो गया तो बन जाएंगे पैसे। तो देखो जो फंड मैनेजर होता है ना, फंड मैनेजर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? चलिए आगे और दिखाता हूं। यहाँ देखिए, आप कहते हैं, ये देखिए, ये है आपके पास स्टॉक, स्टॉक की होल्डिंग देखिए जरा ध्यान से। जब ये स्टॉक पहले 114 रुपए का था तो पब्लिक के पास 83% शेयर आ गए थे, दिख रहे हैं आपको? अब ये यस यस। 1200 रुपए पे जा रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं जब ये 100 150 200 पे जाएगा तो पब्लिक के पास फिर ये 190% शेयर आ जाएंगे। फंड मैनेजर का तो काम क्या है? फंड मैनेजर की मजबूरी है, उसके पास पैसा आया है, उसको जहां जिस शेयर में लिक्विडिटी मिलेगी वही पैसा लगाएगा। एक चीज आप लोग को बता रहा हूं, हमेशा मैं कहता हूं, म्यूचुअल फंड दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। म्यूचुअल फंड दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन उसी के लिए जो डिसिप्लिन नहीं है और जिसके पास शेयर मार्केट के एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। हाँ जी, कैसे हम पैसा लगा के अपना पैसा बना, बहुत अच्छी चीज है। आप नौकरी करने वाले हैं, एफडी में पैसा रखते हैं, इससे अच्छा एसआईपी करिए, 10-12% बनेगा, 13% बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन हर इंडिविजुअल फंड मैनेजर से ज्यादा पैसा बना सकता है। क्यों बना सकता है? सुनील त्रिपाठी, मोहित ओझा, दीपक मिश्रा, गुलशन कुमार, किसी भी फंड मैनेजर से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, किसी भी फंड मैनेजर से। कारण क्या है? फंड मैनेजर की मजबूरी है कि वो तभी शेयर खरीद सकता है जब उसको लिक्विडिटी मिले। उसके पास 2000 करोड़, 4000 करोड़, 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उसको लगाना ही लगाना है। वो पैसा रख नहीं सकता कि कैश रखता जाए। लिमिट है, सेबी के नॉर्म्स है, उतना ही रख सकता है। उसको पता है मुझे, अगर मैंने लार्ज कैप फंड के लिए तो मुझे अब स्मॉल कैप फंड के लिए पैसा दिया है, उसे दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड सारे ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, फिर भी वो ये मना कर देता है भाई अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, निकाल देता है। लेकिन अगर पैसा आया तो उसे लगाना पड़ेगा बेचारे, उसकी मजबूरी है। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है? जब मुझे शेयर सस्ता दिखेगा तो ही खरीदूंगा, और महंगा हो गया तो कोई बात। अब उसे कोई शेयर सस्ता दिखता है, वो कहता है खरीदने जाऊं, वो खरीदने जैसे 500 करोड़ का ऑर्डर डालता है एक स्मॉल कैप में, वो अपने आप अपर सर्किट लग जाता है। उसे लगता है जी ये शेयर जो है ये बड़ा ओवर वैल्यूड हो गया, इसको मैं बेचता हूं, वो एक ऑर्डर डालता है, वो लोअर सर्किट लग जाता है। हमें आपको ऐसा नहीं होता, हमें तो 5 शेयर 10 शेयर 20 शेयर 100 शेयर खरीदने हैं। हर इंडिविजुअल थोड़ी सी समझदारी करके, जबकि बेचारा फंड मैनेजर आपसे बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है, उसके सेबी के नॉर्म्स है। आप पैसा नहीं रख सकते, आपको शेयर इतने खरीदने हैं। उसे दिख रहा है कि यार पेज इंडस्ट्री का शेयर जो आधे दाम पे मिल रहा है, मैं सारा खरीद लूं, लेकिन सेबी कहती ना जी आप एक कंपनी के शेयर 5% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अब फंस गया बेचारा, आपके पास ऐसा रूल नहीं है। इसलिए फंड मैनेजर को वहां लिक्विडिटी दिख रही है जोमेटो के शेयर में, वो खरीद रहा है। हो सकता है इसमें से कुछ फंड मैनेजर ऐसे होंगे जो 70 पे खरीद रहे हैं, 130 पे निकल जाएंगे, और जो फंस गए वो फंसे रह जाते हैं। आप देखिए 10 कंपनियों के फंड उठा के देखिए, मैं आपको एक ही शेयर बता दूंगा जो सबने खरीद रखे हैं और सबका वो लॉस में। आई होप मोहित जी आपको समझ आ गई होगी बात। हाँ सर एकदम करेक्ट। तो उनके पास लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ गया। हाँ। रेगुलेटरी कांस्टेंट की वजह से वो थोड़ा उतना उनको करना पड़ता है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि आप देखिए कोई भी फंड मैनेजर, उसके फंड में 50 शेयर होते हैं, और जबकि इक्विटी का नॉर्म सीधे कहता है कि 10 12 15 20 शेयर बहुत होते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको इतना पैसा लगाना है, आ रहा है, इतने एसआईपी आ रहा है, लगाए कहां बेचारा, तो मजबूरी है उसकी। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुड़े। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी हो सके टैग करके लिखिए। और इस महीने के विनर अनाउंस होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, भावना नाम है उनका, कौन है मुझे नहीं पता। 25,000 रुपए उनको, मतलब 25,000 की मेंटरशिप उनको फ्री मिलने वाली है। आई होप जो आज भावना मैम थी शायद वो वही है, आई डोंट नो, उस नंबर पर उनको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू।